तो हमने मेल और फीमेल पार्ट्स की बात तो कर ली कि पता कैसे चलता है कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है। तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि फ्लावर मेल और फीमेल पार्ट्स के साथ करना क्या चाहता है। ये आप लोगों ने काफी ने पहले भी बताया था ये आंसर। तो मेल दोस्तों पार्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब अब मेल हैं और फीमेल है वो हमने देख लिए, अब फूल क्या चाहता है, फूल क्या करना चाहता है इनके साथ। निशा ठाकुर से सिर्फ एक शब्द में नहीं, एक शब्द में आंसर नहीं, वो मैं कह रही हूँ ना, हो सकता है बच्चे शब्द जानते ही ना हो। अब मेल पता लग गया, फीमेल पता लग गया, फूल क्या चाह रहा है। तो रिताग्या शर्मा ने कहा टू फ्यूज एंड मेक न्यू प्लांट्स ऑफ देयर ओन काइंड। तो ठीक है, पर ये न्यू प्लांट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? मैरिज नहीं, इसको डिस्क्राइब करके बताइए कि मेल ये रहा फीमेल ये रहा, तो क्या क्या होना चाहिए। पॉलिनेशन को आप सिंपल शब्दों में डिस्क्राइब करेंगे तो आप क्या कहेंगे। लव मैरिज फर्टिलिटी, भाई आप लोग तो बहुत एडवांस्ड है। आप मैं हम पूछ रहे हैं सरल शब्दों में कि ये रहा मेल ये रहा फीमेल, अब क्या होना चाहिए। खाली पॉलिनेशन शब्द नहीं, पॉलिनेशन की मायने क्या। पॉलिनेशन को डिस्क्राइब करिए ना। हाँ हाँ, पॉलिन को ट्रांसफर करना है कहाँ से कहाँ तक, ट्रांसफर ऑफ पॉलन कहाँ से कहाँ। स्टिग्मा। लोग अब ज्यादा से ज्यादा रोमांटिक हो रहे हैं प्लीज दोस्तों। मतलब ये फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। मेल हेड से फीमेल हेड, एक्सचेंज अब पॉलन फ्रॉम मेल टू फीमेल। ठीक। हाँ, अब ये बताइए कि वो के फ्लावर अपने मेल से अपने फीमेल में पॉलन ट्रांसफर करना चाहेगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर मेल फीमेल एक पौधे के पास एक फूल के पास दोनों हैं, तो अपने से अपने में कर देना चाहिए। ये जो मिलन आप कह रहे हैं ये अपने से अपने में कर देना चाहिए, क्यों नहीं। कितने कितना आसान मामला है। ठीक है, पॉलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा करना है तो अपने में ही करना चाहेगा क्या। रिताग्या कह रही हैं कि सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन बोथ इज पॉसिबल। हम पूछ रहे हैं वो चाहेगा क्या। अच्छा, तो जो लोग सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन बोल रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि क्या सेल्फ पॉलिनेशन वो चाहता है क्या पौधा। प्रियंका, डिपेंड्स ऑन कंडीशंस नहीं, व्हाट इज प्रेफर्ड। मंजू कह रही है नो, क्यों नहीं। रिताग्या ने कहा फॉर द वेरिएशन टू अकर। देखिए रिताग्या सारी इवोल्यूशनरी थ्योरी 4-5 शब्दों में समेट दी। अब ये बात जरा बच्चों को समझाने की कोशिश करो। अपनी जनसंख्या बढ़ानी जाएगा। जनसंख्या बढ़ाने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन करना चाहिए कि क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहिए। मतलब सेल्फ और क्रॉस का रिलेशन जनसंख्या से कैसे है। मंजू के लिए नए चेंजेस के लिए, वैरायटी के लिए, वेरिएशन के लिए। देखिए दोस्तों, सारी बात ये है कि उस शब्द के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है जो समझाना आपका काम। अब इम्प्रूवमेंट इन कैरेक्टर्स, देखिए आप शायद समझ रहे हैं और हम सब समझ रहे हैं शायद, लेकिन बच्चों को कैसे समझाएंगे। जीएचएस डोटा कह रहे हैं उनके पास ऑप्शन ये है, क्या ऑप्शन है कि खुद अपना पॉलन अपने पे ट्रांसफर कर लें। लीजिए जी, सब हम सब डार्विन की संतानें हैं। दोस्तों, डार्विन की संतानें तो बहुत अच्छा है, पर एक बात समझ सोचिए, डार्विन से पहले पूरी दुनिया में कोई नहीं समझ पाया था इस बात को। मतलब इतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाया था जिस जिस तरह से हम अब पूरी थ्योरी समझने के बाद अब समझते हैं। ये पहले तो नहीं इतने अच्छे से पता था। तो वंदना ठाकुर कह रही है कि पॉलन को जो है दूसरे फूल तक पहुंचाना, एक ही पौधे के कि दूसरे पौधे के।
एक पौधा अपने ही फूलों में आपस में करना चाहेगा? देखिए क्वेश्चन ये, एक फूल के अंदर ही हो जाए, ये संभावना है। एक पौधे के अपने ही फूलों में आपस में हो जाए, वो संभावना है। एक है कि एक पौधा अपने जैसे दूसरे पौधे तक भेजे, मतलब गेंदा जो है गुलाब को नहीं भेजना चाहेगा, लेकिन गेंदे के ही दूसरे पौधे तक पहुंचे। तो वो क्या चाहता है, पौधा क्या चाहता है? दूसरे तक। क्यों? अब इस बात को समझाएगा कौन? तो वेरिएशन तो एक बहुत बड़ा वर्ड हो गया, आप थोड़ा उसे समझाइए ना, खोल के समझाइए। सुनीता कह रही टू वॉन्डर so that it can survive different conditions. देखिए आप सब बात सही कह रहे हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने कुछ गलत कहा हो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि समझाने के लिए आसान बात नहीं है। तो ऐसा करते हैं, इसमें ऐसे पूछ लेते हैं कि मान लीजिए पौधा अपना पॉलन अपने में ही ट्रांसफर कर दे, सेल्फ पॉलिनेट ही करता रहे, तो क्या हो? देखिए सेल्फ पॉलिनेट करना चाहता होता तो फूल बनाते ही क्यों? फूल बनाना, अट्रैक्शन करना, फ्रेग्रेंस देना, कलर देना, ये करना वो करना, सारा झंझट खत्म। अंदर ओवरी के अंदर एक डिब्बी बन जाती किसी तरह की, वहां पे कहीं पॉलन रखा होता, वहां से वहां अंदर चला जाता, खत्म, कार्य लफड़ा ही खत्म। तो सरोज कुमारी कह रही है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का टाइम अलग है। आप ही जो सरोज कुमारी कह रही है उनका कहना है कि सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड किया जाता है। हम ही कह रहे हैं कि अगर वो सेल्फ पॉलिनेशन करता रहे तो क्या होगा? तो अनुराधा ने कहा कि वैरायटीज में इंप्रूवमेंट नहीं होगा, इसको हम इन ब्रीडिंग कहेंगे। वेरी नाइस सरोज कुमारी, डिप्रेशन शब्द तो मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन हाँ इन ब्रीडिंग शब्द आपने बहुत अच्छा शब्द यूज किया। अब मेरा सवाल ये है कि इन ब्रीडिंग का मतलब होता है अपने भाई बंधुओं में शादी कर लेना, है ना, अपने भाई बंधुओं से मिक्स कर लेना, मेट कर लेना, उसके क्या नुकसान होते हैं? हरदीप कह रही ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज इज नॉट पॉसिबल। तो बैठ के पौधा जो है सचमुच ये सोचेगा कि अच्छा आगे जाके कोई हजारों सालों में या लाखों सालों में एक नई स्पीशीज आए? या सेल्फ पॉलिनेशन से सर्वाइवल नहीं होगा? पौधा तो बस अपनी नए स्पीशीज को बनाना, अपने नए बच्चों को बनाना चाहता है ना, वो तो चाहे सेल्फ पॉलिनेशन से करे क्रॉस पॉलिनेशन, नए बच्चे तो बनेंगे। भाई ये होमोजाइगस और इन चीजों से मुझे बड़ी प्रॉब्लम, मुझे साइंस में खतरनाक शब्दों से बड़ी प्रॉब्लम। इसलिए प्रॉब्लम है कि साइंस में बहुत ये शब्द देखिए जरूरी है साइंटिस्ट के लिए, बच्चों के लिए यही शब्द तो खतरनाक है जिनको बच्चे रट के एग्जाम में लिख के नंबर लाते हैं लेकिन समझते कुछ नहीं। तो अगर इन ब्रीडिंग होती रहे तो क्या खतरा? कोई अपने आसपास से कोई उदाहरण दे सकते हैं कि इन ब्रीडिंग हो रही है? हाँ, बिमला जी ने कहा कि लो डिजीज रेजिस्टेंस। बिमला जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, जरा इस बात को समझा दीजिए, इस बात को सरल शब्दों में कहकर समझा दीजिए। देखिए जो सबसे कठिन काम है, कठिन बात को सरल शब्दों में समझाना, जो हम टीचर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये मैं बिमला जी को अनम्यूट कर रही हूँ। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ बोलिए। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। एक्चुअली मैम जैसे अगर सेल्फ पॉलिनेशन होती रहे एनवायरनमेंट में तो जो प्लांट है उसमें यूनिफॉर्मिटी रहेगी, उसमें कहीं नई वेरिएशन नया चेंज नहीं आएगा। और एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है वो वेरी करती रहती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेदर। तो अब जब प्लांट में वो एक ही क्वालिटी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पा रहा है खुद, और जिसकी वजह से वो डिजीज रेजिस्टेंस उसकी कम हो जाती है। हाँ आपने बहुत सही कहा। तो मतलब ये है कि डिजीज रेजिस्टेंस कम हो जाती है, में ये है कि नई डिजीजेस भी अटैक करती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि डिजीज रेजिस्टेंस अपने आप में कम हो जाती है, नई नई डिजीज ढेरों आती रहती हैं। और ये है कि पौधा वैसा का वैसा, पौधा या जो भी वो लिविंग चीज है वो वैसी की वैसी बनी रहे, अगर खुद ही अपने आप से इनब्रीड करते रहे तो वैसी की वैसी रहेगी। तो डिजीजेस मतलब नई डिजीजेस, नई कंडीशन किसी के लिए वो
लायक नहीं देता। इस पे हम आपको एक आध उदाहरण भी देंगे। असीस ले लो आगे। हाँ, तो एक उदाहरण तो आप देखेंगे ह्यूमंस में कि हमें जैसे हम अपने भाई बहन से शादी नहीं करते हैं, अपने भाई बहन के साथ बच्चे नहीं पैदा करते हैं, क्योंकि यही होता है, ये इन ब्रीडिंग से प्रॉब्लम होती है। तो जो पुराने में जो रॉयल फैमिलीज थी वो अपने आपके बीच में शादी करती थी, अपने आप के बीच में बच्चे पैदा करती थी। तो क्या होता था कि जब ये बहुत ज्यादा होता था सब एक जैसे दिखते थे और डिजीजेस इकट्ठा हो जाती थी। तो एक ऑस्ट्रिया की फैमिली थी हैब्सबर्ग्स, उन सब ने एक दूसरे के साथ ही बच्चे पैदा किए। तो सब एक जैसे दिखते थे, सबके पास थोड़े प्रोनाउंस फीचर्स थे। मैं दिखा रही हूँ। हाँ, सो ये हैब्सबर्ग का आखिरी एम्परर है चार्ल्स रू। उसका ये जो नोज था प्रोट्रूडिंग वाला जो चेन था, ये सारे हैब्सबर्ग्स में था। ये बहुत डिफाइंड, मतलब सबके पास सब ऐसे ही दिखते थे। एंड डिजीजेस बहुत सारी थी, चार्ल्स टू के पास डिजीज ही डिजीज थी। आप अभी भी देखेंगे जो इंग्लैंड की रॉयल फैमिली है उनमें भी थोड़ी डिजीजेस बस इकट्ठा हुई हुई है सबके पास, मतलब थोड़ी ऐसी थोड़ी डिजीजेस है। तो ये एक ह्यूमंस में एग्जांपल है। और फिर उसका एग्जांपल लेना चाहोगे आगे वाला, बनाना वाला? हाँ, तो फिर पौधों में भी एक एग्जांपल है, ये है केले का। अब जो वाइल्ड केला होता था वो इतना छोटा होता था, उसमें बहुत सारे सीड्स होते थे। आजकल तो आपने केला खाया ही होगा, बड़ा सा होता है, सीड्स तो दिखते ही नहीं है। तो ये हमने केले को ब्रीड किया कि वो बड़ा होते रहे, कि उसके सीड्स कम होते रहे। और फिर एक पॉइंट आ गया जो सीड्स से उसे ब्रीड करना पॉसिबल नहीं था। तो अब हम केले को उनकी कटिंग से ब्रीड कराते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है केले का। एक जो केला का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी हम नया केला बनाएंगे वो वैसा ही होएगा। तो इस भी केस में डिजीज का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो अब एक डिजीज ने एक केले को अफेक्ट कर ली, अब क्या होएगा, सारे केले अफेक्ट होंगे, कोई केला बच नहीं पाएगा उस डिजीज से, क्योंकि सब एक जैसे है। तो ये एक्चुअली पूरी केले के स्पीशीज के साथ हुआ था। एक स्पीशीज थी ग्रॉस माइकल बनाना, तो एक फंगस था, पनामा डिजीज नाम था, उसने केले को इन्फेक्ट किया। अब केला बच नहीं पाया उससे, एक केले से दूसरे केले पे गया, पूरी दुनिया में हर केले पे चले गया ग्रॉस माइकल वाले पे, पूरा केला की वैरायटी खत्म हो गई। ग्रॉस माइकल बनाना अब नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी, तो नई डिजीज से बच ही नहीं सकता। और अब जो हमारा आजकल का नॉर्मल वाला केला है कैवेंडिश बनाना, इसके साथ भी हो रहा है। पनामा डिजीज इन सबको अफेक्ट करती है पूरी दुनिया में, इंडिया में भी अफेक्ट करती है। ये देखो, जैसे केले में ये काला काला हो जाता है, प्लांट के स्टेम पे ऐसे रिंग्स बन जाते हैं, तो ये पूरा खराब हो रहा है, पूरा केले की वैरायटी मरने वाली है। तो इसलिए प्लांट को अपने आप के साथ नहीं करना है, मतलब रिप्रोडक्शन, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन करना है कि डिजीजेस से बचे, के नए कैरेक्टरिस्टिक्स आते रहे। तो मीनाक्षी कह रही कम ऑन टॉपिक, सॉरी टू से मीनाक्षी जी, आई एम सॉरी टू से, हमारे हिसाब से वी आर वेरी मच ऑन टॉपिक। अगर आपको लगता है ये आपके लिए रेलेवेंट है, मतलब यू मे नॉट कंटिन्यू अटेंडिंग, लेकिन हम हमारे हिसाब से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों सुपीरियर है या क्यों प्रिफर्ड मेथड है बाय द प्लांट, बाय अ फ्लावर, ये बात उठाए बिना उसकी पूरी बात समझ में नहीं आती। तो इसलिए हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों को कंपेयर कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। पर अगर आपको ये सब इररिलेवेंट लगता है, दैट्स योर चॉइस, राइट? पर हमारी चॉइस आपकी चॉइस जरूरी ना एक हो। तो अब जो है, जैसे हम हाँ, तो कपिल देव पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप बताइए कपिल देव, हम तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे पौधों में कराते हैं। मतलब जैसे आप देखिए तो रोज, आपको अपने दोस्त का गुलाब पसंद आता है तो उसकी कटिंग ले आते हैं। कितने सारे फलों में हम अपने
मतलब मेरे को किसी का नींबू का पेड़ पसंद आया, मैं नींबू की कटिंग तैयार कर रही हूँ ताकि आगे नींबू का पेड़ लगा सकूं। तो हम तो बहुत सारे प्लांट्स में जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी थी, हमने उसको एसेक्सुअल में कन्वर्ट किया। क्यों? हमें क्या एडवांटेज है आप बताइए, कोई क्या एडवांटेज मिल रहा होगा अगर एसेक्सुअल में हम कर देते हैं कन्वर्ट, आर्टिफिशियली कर देते हैं तो? कपिल देव कह रहे हैं सेव द पर्टिकुलर स्पीशीज, मतलब जैसे कपिल देव सेव तो मान लीजिए वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है तो भी स्पीशीज तो रहेगी ही, है ना? अच्छा, आप कह रहे हैं कि उनमें सीड्स, उस स्पीशीज को सेव करने के लिए जिसमें सीड्स नहीं, देखिए सीड्स तो हमने खत्म किए, वो कैसे खत्म हुए वो तो अगर मतलब आप मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी छांट छांट के ऐसे केलों को उगाते रहेंगे जिनमें सीड छोटे हैं तो धीरे धीरे सीड गायब हो जाएंगे। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि फायदा क्या है, इंसानों को ये करने का क्या फायदा है? तो नरेंद्र कंवर कह रहे हैं कि सेम टाइप ऑफ प्लांट्स ऑब्टेन, क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर। सेम टाइप पे आते हैं, सेम टाइप तो देखिए केले का तो बच्चा केला ही होगा ना, लेकिन उसी की कटिंग लगाने से क्या क्या होता है? अच्छा, निशा ठाकुर कह रही है मोर प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स इन लेस टाइम इजी टू ग्रो। ये दोनों बात सच है, कटिंग से बहुत आसान मामला हो जाता है, पौधे को बहुत खर्च भी नहीं करना पड़ता है, मतलब वो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत रिसोर्स इंटेंसिव है। और अच्छा, रितज्ञा पूछ रही हैं धीरे धीरे कैसे गायब होते हैं, असीस समझा दो। मतलब केले धीरे धीरे कैसे गायब हो गए? नहीं, केले का सीड धीरे धीरे कैसे गायब होता है? तो अब हम जब केले को ब्रीड कर रहे थे, हमें सीड्स तो खाने हैं नहीं, जब हम खा रहे हैं हमें उनका जो पल्प होता है ना वो खाना है ज्यादा। तो हम केले को इन कैरेक्टर्स के लिए ब्रीड करते गए कि उनके सीड्स छोटे हो, जो सीड्स छोटे हैं वो वाले केले को हम ब्रीड करेंगे जिनका पल्प ज्यादा हो, जो बड़े हो। तो हम ऐसे ही केले बनाते हैं जिनके जिनके सीड्स और भी छोटे हो और भी छोटे हो और भी छोटे हो। तो सीड्स इतने छोटे छोटे हो गए कि अब जो हम केला ब्रीड करते हैं उसका सीड इतना छोटा हो गया कि वो मतलब है ही नहीं वो सर। ऐसे धीरे धीरे मतलब हम जो जितने भी छोटे सीड्स थे हम उन्हीं को ही सिलेक्ट कर रहे थे। इसको सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है, जो कि मतलब खाली पौधों में नहीं, डॉग वेराइटीज वगैरह में बहुत यूज होता है कि जो फीचर चाहिए, तो मान लीजिए एक जनरेशन पैदा हुई तो उस जनरेशन में जो सबसे मतलब पहले तो सेक्सुअली चला होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे ऐसे चूज कर लिए, ऐसे इंडिविजुअल्स चूज कर लिए जिनमें वो फीचर सबसे मतलब मान लीजिए सीड छोटा चाहिए तो छोटा सीड वाला ज्यादा पल्प वाला चूज कर लिया, फिर उनको उगाया सेक्सुअली, तो फिर जितने हो गए उनमें से भी वापस से वो वाले चूज किए, कम मतलब कम बीज वाले, ज्यादा पल्प वाले, फिर उनको ब्रीड किया। तो इन ब्रीडिंग मतलब सेलेक्टेड ट्रेड्स को ब्रीड कर करके बहुत सारी जनरेशंस में, इसमें सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं, वो करते 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 सीड गायब हुए हैं। मतलब कब से इंसानों ने चालू किया होगा तो सीड गायब कर दिए। तो रिताग्या कह रहे हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज एज डिफिकल्ट वर्ड एज वेरिएशन, बिल्कुल सही कहा आपने। पर हमने सेलेक्टिव ब्रीडिंग को हम समझाने की भी कोशिश कर रहे थे कि जैसे आप समझाना पड़ेगा, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है तो आपको समझाना पड़ेगा कि आप मान लीजिए छोटे बीज चाहते या बिना बीज चाहते, जैसे अंगूर में चाहते, मान लीजिए केला छोड़ दीजिए, सेलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन भी नाम मत यूज करिए, आप ये कहिए कि आपको अंगूर में छोटा बीज चाहिए या बिना बीज चाहिए। तो आपकी अंगूर की फसल में आप वो वाले अंगूर चुनेंगे जिनमें बीज छोटा है, ठीक है? फिर उनको वापस से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराएंगे, फिर जो नई फसल हुई फिर उसमें से चुनेंगे वो वाले अंगूर, वो वाले पौधे या वो वाले अंगूर जिनके पास बीज छोटा है, फिर उनको आगे ब्रीड करेंगे। तो जैसे ऐसे करते करते आप एक पीढ़ी में फिर से छांटेंगे कम वाले, फिर अगली पीढ़ी में फिर से छांटेंगे कम बीज वाले, छोटे बीज वाले,
फिर उससे अगली पीढ़ी में फिर से छांटेंगे छोटे बीज वाले, ऐसे करते 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 कई बहुत सी जनरेशंस में आपको आखिर में ऐसा अंगूर मिल सकता है, मिला है जिसमें बीज नहीं के बराबर है ही। तो जीएचएस डूंगा कह रहे हैं कि क्या सीडलेस बनाना खाली मैन मेड है या नेचुरल सिलेक्शन? मैन मेड है। देखिए नेचुरल सिलेक्शन, नेचर ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रिफर्ड माना था, मानती है नेचर, तभी नेचर सेलेक्ट कभी भी मतलब अगर पॉसिबल है तो सेक्सुअली करती है। सेक्सुअल ज्यादा कॉमन है बजाय एसेक्सुअल। मतलब सेम प्लांट सेक्सुअली और एसेक्सुअली भी हो सकता है, पर नेचर उसको सेक्सुअली हाँ, सरोज कुमारी कह रही है मनचाहे गुणों वाला पौधा उगाना, लेकिन मनचाहे गुण कैसे बनेंगे ये बात तो समझानी पड़ेगी और टाइम लेके आराम से समझानी पड़ेगी। तो ये हम कुल ये बात कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दोनों के मतलब फायदे नुकसान हैं। अगर हम देखें तो दोनों के मतलब एसेक्सुअल से हमें फायदा है, लेकिन प्लांट को या प्लांट स्पीशीज को या मतलब उस जीव को फायदा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्योंकि लगातार शफलिंग होती रहती, गुणों की शफलिंग, मिक्स एंड मैच, मतलब एक गुण, कुछ गुण यहाँ से आए, कुछ गुण माता से आए, कुछ गुण पिता से आए, फिर वो उसमें, इसमें बहुत अच्छा उदाहरण देने के लिए है बीमारी का। इंसानी बीमारियों को सब जानते हैं कि अगर आपके फैमिली में शुगर की प्रॉब्लम है तो आगे बच्चों में होने की चांसेस है। मुझ में शुगर की प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे में होने की चांसेस है। लेकिन मान लीजिए मैंने जिस आदमी से शादी करी उसके शुगर नहीं है, उसकी फैमिली में शुगर नहीं है, तो बच्चे के पास चांस है कि वो शुगर से रेजिस्टेंस भी हो या उसको शुगर ना हो। लेकिन अगर एक ही फैमिली के अंदर अगर आप आपस में शादी की जाएगी, जैसे अभी अभी असीस उदाहरण दे रही थी हैब्सबर्ग डायनेस्टी का या ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी का, नॉट सोसाइटी, रॉयल फैमिली का या इजिप्शियन फराउज का, इंसानों में रॉयल्टी ने बहुत किया है। उनको जो है कॉमन लोग बेकार नजर आते थे, तो आपस में शादी करते थे, जिसकी वजह से वो लोग डिजीजेस, खतरनाक डिजीजेस एक्यूमुलेट करते चले। तो हाँ, सरोज कुमारी कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट से ये पूछ सकते हैं कि कैसा फ्रूट चाहते हैं। तो ये काम देखिए, जो फल फूल उगाने वाले या फसलें उगाने वाले या एनिमल ब्रीडर्स ने तो बहुत जनरेशन से ऐसे करके, आप क्या सोचते हैं नेचुरल गाय कभी 30 लीटर दूध देती थी या 25 लीटर या 20 लीटर दूध देती थी? कोई चांस ही नहीं, बछड़ा इतना दूध पी नहीं सकता है। हमने सेलेक्ट कर करके ज्यादा दूध देने वाली गाय बनाई है। हमने ऐसा बहुत जानवरों के साथ किया, भेड़ें ऐसी बनाई जो बेहिसाब ऊन दे। ये तो जब एनिमल ब्रीडिंग अपने आप में पूरा एक टॉपिक है, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम इस समय अब हम बस खाली ये बात समझाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है, किन मायनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है और किन मायनों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटर है। तो अब हम आते हैं कि सरोज कुमारी बीटी कॉटन में पहुंचना चाह रही हैं। बीटी कॉटन थोड़ी सी आगे की बात है। नेचर, हम अभी फिलहाल नेचुरल मिक्सिंग ऑफ क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। जैसे नेचर में कैसे क्वालिटीज मिक्स होती हैं, पेरेंट्स से आके नई जनरेशन में शफल होती हैं, मिक्स होती हैं, हम उस समय उसकी बात कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन कैसे अवॉइड किया जाता है। एक पौधा अगर ये नहीं चाहता कि उसका पॉलन उसके खुद के फूल पे ही गिर जाए, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता है? सरोज कुमारी जी कह रही हैं बैगिंग। सरोज कुमारी जी इस बात को समझा सकती हैं? समझा कर बोलिए सरोज कुमार जी, बड़े शब्द कोई भी नहीं। इमेस्कुलेशन, बैगिंग, मुझे दोनों नहीं समझा, आप बताइए। मैं आपको वो कर दूं, ये अनम्यूट कर दूं? यस मैम, यस मैम। एक मिनट, मैं आपको अभी, हाँ आपको कर दिया, बोलिए। Okay ma'am, a very good afternoon. First of all, it's really very informative session according to me.
So thing is मैम कि like if you want to avoid like जैसे हमने खुद पढ़ रखा है in Mendel, like Mendel ने क्या किया कैसे किया, like we can tell them कि अगर आपको first of all we have to tell कि मेल फीमेल ये होता है, हमने बता दिया बच्चे को, and then we can tell कि आप ऐसा करो घर जाओ, like हमारा जो एरिया है it's a hilly area, so like agriculture is very much prone here, so बच्चों के घर में खेत हैं, everything is there, so हम कह सकते हैं कि like observe करो किसी एक particular flower को, and then हमने बता दिया कि एंथस ये है और मेल फीमेल उसको पता चल गया एंड ही कैन डिस्टिंग्विश, लाइक बैगिंग इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि कवर कर देते हैं जो भी पार्ट जो है पहले मैच्योर हो रहा है प्लांट का, तो हम उसको कवर कर देते हैं, लाइक अगर एंथस मैच्योर हो रहे हैं तो हम एंथस को कवर कर रहे हैं सो दैट कि एंथस स्टिग्मा पे ना गिर जाए, एंड स्टिग्मा हो रहा है देन किसी भी पार्ट को हम कवर कर देते हैं सो दैट कि वो सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल ना हो पाए, एंड इन केस ऑफ इमैस्कुलेशन लाइक हम डायरेक्टली हटा देते हैं जब हमें पता चल रहा है, लाइक उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि किस टाइम पे मैच्योर हो रहा है। देखिए सरोज जी, आप तो ये कह रहे हैं कि हम एक्सपेरिमेंटली इसको कैसे क्या करते हैं, लेकिन हम पूछ ही रहे हैं कि पौधा Yes, खुद ma'am. क्या करता है ना। देखिए इसमें कई लोगों ने आंसर दिया है कि पौधा खुद कैसे करता है। अगर हम ये देखें, देखिए हर जगह इंसानी Yes, ma'am. इंटरवेंशन नहीं होता है, तो Yes, पौधा ma'am. खुद, जैसे बहुत लोगों ने कहा कि अक्सर Covered graduation with some cases. हाँ ये देखिए, ये जो फीमेल है ये ऊपर Like लंबा in निकला हुआ- Salvia, ma'am. हाँ सरोज जी, तो ये फीमेल ऊपर निकला हुआ है और मेल्स नीचे हैं, तो जैसे मंजू भी कह रही हैं लॉन्ग पिस्टल, कई लोग कह रहे हैं, तो मतलब जैसे इस फूल का पॉलन खुद इस पर नहीं जा सकता, खुद इसकी अपनी फीमेल पे नहीं जा सकता, मेल से फीमेल नहीं जा सकता, तो एक ये है। और दूसरा ये है कि इनके अलग अलग मैच्योरेशन टाइम होते हैं, तो मतलब एक फूल का एक पौधे का दूसरे पौधे से मैच नहीं करता, तो अगर मतलब अगर ये इसकी फीमेल्स एक्टिव हैं तो इसके मेल्स एक्टिव नहीं होंगे, ताकि मतलब ये एक दूसरा तरीका है जिससे कि ये इंश्योर किया जाता है कि वो खुद ही अपने आप को पॉलिनेट ना करे। ठीक है, तो ये आप में से कई लोगों ने कहा, तो ये नेचुरल तरीके हैं। ठीक है, अब जो है हाँ जैसे सरोज कुमारी कह रही है अप्रोचेबल नहीं है, तो अब जो है हम ये सब डिस्कशन कर चुके हैं, तो अब जो है हम इस पे आते हैं कि जब ये भी हम सब बात कर चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी स्लो है, प्लांट के लिए बहुत कॉस्टली है, प्लांट को बहुत सारा उस पर खर्च करना पड़ता है, इतने फूल बनाने पड़ते हैं, बहुत रिसोर्सेज खर्च होते हैं, और बल्कि कुछ पौधे तो अपना रिसोर्सेज बचाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमने इस पे भी देखा था। और एक दूसरा बहुत ही अच्छा उदाहरण बच्चों को दिखाने के लिए है कि ये तो हमने देखा था ना कि इस पौधे ने अपना खर्चा बचाने के लिए रिप्रोडक्टिव पार्ट से ही अट्रैक्शन का काम करवा लिया, और इसने जो है जो वेरी फेमिलियर एग्जांपल बोगेनविलिया, कि फूल तो इतना जरा सा है, असल फूल तो ये जो व्हाइट दिख रहा है बहुत जरा सा फूल है, ये बाकी पत्तियां हैं, पत्तियों को ही कलर्ड बना दिया अपनी पत्तियों को, जिनको ब्रैक्ट्स कहते हैं, और उससे कलर्ड बना के उनसे अट्रैक्शन का काम करवाया। और हमें कैसे पता ये पत्तियां हैं, हमें पत्तियों वाली वेन्स इनमें नजर आ रही, तो ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ये खर्चीला प्रोसेस करना पड़ता है पौधे को, क्योंकि वो चाहता है कि वो दूसरे इंडिविजुअल से, दूसरे पौधे से मिक्स करे, अपने गुण मिक्स करे। तो अब जो है हम आते हैं कि पॉलिनेटर्स कौन कौन होते हैं। तो मैं क्विकली इस लिस्ट को रन थ्रू कर रही हूँ। बीज, बटरफ्लाइज, wasps, moths, insects, flies, यहाँ तक कि बैट्स एंड बर्ड्स भी, बहुत सारे पॉलिनेशन एजेंट्स हैं। और तो हमने देखा कि कैसे पॉलिनेटर्स अंदर जाते हैं, फ्लावर्स की गहराई में, वहां से नेक्टर सक करते हैं, और उतने टाइम में अच्छे से उनकी बॉडीज पे पॉलन या पराग लग जाता है, और जब वो उड़ के दूसरे फ्लावर्स पे जाते हैं तो वो वहां पे ट्रांसफर हो जाता है। हमें दिख रहा है यहाँ पे एक बी जो है
पॉलन इकट्ठा भी करके ले जा रही है खाने के लिए, मतलब वो ऐसा बीज करती भी हैं, क्योंकि पॉलन इज आल्सो गुड फूड, प्रोटीन होता है, तो वो पॉलन सैक्स होते हैं वो भी ले जा रही है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा वीडियो भी है, लेकिन इस समय थोड़ा टाइम की कमी की वजह से मैं उसको नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पे एक साल्विया फ्लावर दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि साल्विया में और भी कई फूलों में ऐसा अरेंजमेंट होता है कि जब इंसेक्ट आकर बैठे, उसके बैठने के लिए बकायदा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जब उस पे आके बैठे तो आके मेल और फीमेल पार्ट्स उसको ग्रेज करते हैं, उसके शरीर को ग्रेज करते हैं ताकि पॉलन उनसे चिपक जाए। तो ये यहाँ पे Besuchen Sie die Blüte, werden Sie mit einer süßen Flüssigkeit, dem और भाषा Nektar, में है, den पर die आप देख Pflanze सकते हैं। produziert, belohnt. Manchmal sind die Blüten sogar so gebaut, dass beim Insektenbesuch der Pollen an den Tieren hängen bleibt. Das ist beim Salbei der Fall, dessen Blüte über einen genialen Mechanismus verfügt. Die Staubbeutel senken sich auf den behaarten Rücken des तो आपने देखा कि वो मतलब जब वो बैठता है इंसेक्ट तो दोनों नीचे झुक के उसको ग्रेज करते हैं, मेल और फीमेल पार्ट्स। और यही चीज हमें इसमें नजर आती है अमलतास के फूलों में। अमलतास के फूल आजकल भी थोड़े बहुत बचे हुए हैं, पर आप ध्यान से देखेंगे तो मतलब हिमाचल के लोअर हिस्सों में होंगे अमलतास, मुझे ऐसा लगता है। तो ये देखिए, इसमें फीमेल ग्रीन कलर की नजर आ रही है और इतने सारे मेल्स हैं, लेकिन कुछ मेल्स और फीमेल्स ऐसे राउंडेड भी हैं, इस राउंड शेप की इसीलिए हैं ताकि वो इंसेक्ट बॉडीज को ग्रेज कर सकें, उस पे पॉलन या तो छोड़ सकें या वहां से उठा सकें। और एक ये इंटरेस्टिंग चीज है अमलतास के पेड़ के नीचे, ये मैंने 1-2 दिन पहले जाके ही फोटो खींची है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है पेड़ के नीचे? तो यहाँ पे खैर हमने लिख ही दिया है कि ये बहुत सारे मेल पार्ट्स शेड किए हुए पड़े हैं आफ्टर पॉलिनेशन। तो मेल पार्ट्स को क्यों शेड कर दिया जाता है और फीमेल को क्यों रखा जाता है? ये ज्यादातर बहुत सारे फूल करते हैं ऐसे, जो जब शेडिंग होती है तो वो जैसे पॉलिनेशन पूरा हो जाता है मेल हिस्से शेड कर दिए जाते हैं, लेकिन फीमेल नहीं किए जाते। फीमेल को क्यों रख लिया जाता है, क्या आप बता सकते हैं? हाँ, टू मेक फ्रूट, जो फ्रूट से भी ज्यादा सीड, जो फीमेल है उसी के अंदर तो होने वाले बच्चे हैं, मतलब वो उसका वूम्ब है, तो वूम्ब ही गिरा दिया तो क्या फायदा। तो अक्सर बहुत से पौधों में आपको फीमेल बचा हुआ दिखेगा पेड़ पे, मेल नीचे ड्रॉप कर दिए जाएंगे। तो ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, अगर आप देखें तो अल्ट्रावायलेट लाइट फूलों पर डालकर देखें तो फ्लावर्स के कुछ पार्ट्स, खास करके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, वो चमकने लगते हैं, फ्लोरेस करने लगते हैं, यानी लाइट छोड़ते हैं। ये मतलब इसको इंसेक्ट्स इसको इस तरह से फूलों को देखेंगे, क्योंकि इंसेक्ट्स को अल्ट्रावायलेट विजन भी होता है, हमारे पास नहीं है, तो उनको फूल ऐसे नजर आते हैं। तो एक एक साइंटिस्ट ने बहुत सारे फूलों की फोटोज अल्ट्रावायलेट पे ली हैं, और आप देख सकते हैं ये भी सिल्क कॉटन ट्री है, और यहाँ पे देखिए जरा मेल पार्ट्स कितने चमक रहे हैं। ये रहा फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट है, और अंदर का गड्ढा कितना चमक रहा है जहाँ पे अंदर नेक्टर भरा है। ये भी हॉलीहॉक जो हिमाचल में खूब होता है, हॉलीहॉक को भी देखिए आप अल्ट्रावायलेट में देखें तो कितना ज्यादा चमकता है। तो एक ये दूसरी अलग तरह की दुनिया दिखती है, हम आपको दिखा सकते थे पर स्क्रीन पे बहुत अच्छा नहीं दिखता है, जो जितना ये फेस टू फेस जितना अच्छा दिखता है उतना स्क्रीन पे नहीं दिखता है। तो पॉलिनेशन का काम ये हुआ कि एक फूल से जो पॉलिनेटर है वो लेके दूसरे फूल के उसने फीमेल पर छोड़ दिया, दूसरे पौधे पे, उसी पौधे के फूल पे नहीं, किसी दूसरे पौधे के फूल पे। पर खाली पॉलिनेशन इंसेक्ट से ही नहीं होता, वी नो, हमें पता है विंड पॉलिनेशन होता है, और विंड पॉलिनेशन के एक से एक उदाहरण हमें आसपास नजर आते हैं। मक्की जो हिमाचल में बहुत होती है, मक्की में ये देखिए, ये नीचे का ओवरी वाला हिस्सा है, और ये देखिए फीमेल टिप। ये फीमेल टिप क्या ये
बिल्कुल गुच्छे जैसी है, खूब सारे बाल निकले हुए हैं, ये फीमेल टिप ऐसी है, और मक्खी का मेल ऐसा है। ये ऐसा क्यों है, क्या बता सकते हैं क्विकली? आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पॉलिनेशन कैसे होता होगा? पॉलिनेशन इसमें कैसे होता होगा? बाय विंड। तो देखिए विंड पॉलिनेशन होने की वजह से मेल इतने सारे हैं और ढेर ढेर पॉलन बना बना के छोड़ रहे हैं। फीमेल को अपना टिप इस तरह से गुच्छे जैसा रखना पड़ रहा है, बालों जैसा, ताकि वो उसको हवा से रिसीव कर सके। यही चीज आपको ग्रेन्स में या घासों में नजर आएगी। जो हमारे इंपॉर्टेंट ग्रेन्स है वो खुद भी ग्रासेस हैं, तो ग्रासेस भी विंड पॉलिनेटेड हैं। तो ये देखिए जरा चावल में कैसे ये मेल पार्ट्स बाहर निकले हुए हैं। यहाँ किसी और ग्रास में ये देखिए मेल पार्ट्स भी बाहर लटके हुए हैं, और फीमेल देखिए बिल्कुल फेदरी हैं, फेदर जैसे हैं, ताकि हवा से पॉलन कैच कर सकें। ढेरों पॉलन आता है विंड पॉलिनेटेड में। यहाँ पे पाइन्स का उदाहरण दिया गया है। पाइन्स जो विंड पॉलिनेटेड होते हैं उसके मैं वीडियो दिखाती हूँ। एक दो वीडियो हैं, जरा देखिए कितनी बड़ी क्वांटिटी में पॉलन छोड़ा जाता है। और ये दूसरा भी दिखाते हैं। दोनों में यही दिखाया है कि अगर पाइन्स को हिलाया जाए तो इतना सारा पॉलन, और ये पॉलन हमें बीमार भी करता है। बहुत सारे लोगों को पॉलन एलर्जी होती है। लोग कहते हैं बदलते मौसम से बीमार पड़े, असल में वो पॉलन एलर्जीज हैं, क्योंकि पाइन्स इतना इतना सारा पॉलन छोड़ते हैं। हम आपको पाइन कोन भी जल्दी ही दिखाएंगे। तो ये देखिए विंड पॉलिनेशन में बहुत पॉलन छोड़ना पड़ता है। फिर पॉलन जब फीमेल पर पहुंच गया, ये फीमेल टिप दिख रही है, उस पर पॉलन पहुंच गया, तो अब क्या होगा? अब जो है वहां से एक पॉलन ट्यूब ग्रो करती है। हर पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब ग्रो करके फीमेल के अंदर जाके ओव्यूल यानी जो कच्चे बीज हैं, इमेच्योर सीड्स हैं, उनको फर्टिलाइज करके मतलब उन दोनों का मेल हो जाता है। मेल से आने वाला और फीमेल का मेल हो जाता है। ये देखिए ये इसका एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की फोटो भी है। पॉलन ट्यूब आके जाके ओव्यूल से मिल जाती है और सीड बनना चालू हो जाता है। अब ये बताइए सीड बन गया तो अक्सर उस पे फ्रूट बनता है। फ्रूट का क्या काम होता है? मतलब फ्रूट बनता भी है, और जब जैसे जैसे सीड तैयार होता जाता है, हाँ सरोज ने कहा पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन, फ्रूट तैयार होता है तो फ्रूट अपना कलर चेंज कर देता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, खुशबू। जरा सोचिए, आम सोचिए, सेब सोचिए, आप तो सेब के इलाके से, प्लम सोचिए, कितने सारे फ्रूट्स, पीच सोचिए, आड़ू, तो अपना रंग बदल देते हैं, खुशबूदार हो जाते हैं, मीठे हो जाते हैं। क्यों? फ्रूट क्यों बनाए जाते हैं? टू अट्रैक्ट एजेंसीज फॉर डिस्पर्जल। सीड को डिस्पर्स करना है, फैलाना है, लेकिन कौन एजेंसीज, कौन फैलाएंगी? कौन होंगे जो फैलाएंगे? एनिमल्स। हम दूसरे एनिमल्स, बर्ड्स जो उसको खाएंगे तो उनके लिए रिश्वत है कि आओ खाओ और हमारे सीड्स को फैलाओ। लेकिन ये बताइए पौधे का तो बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर हमने फल को तब खा लिया जब सीड पूरा तैयार ही नहीं। तो पौधे ने पूरा उसका इंतजाम कर रखा है कि अगर सीड तैयार नहीं है तो आप ना खाएं। उसके लिए पौधा क्या कर रहा है? जब तक सीड पूरा पका नहीं है, आम का सोचिए, अमरूद का सोचिए, खट्टे होते, तब तक फल खट्टे होते, और खट्टे या कड़वे। रंग कैसा होता है? हार्ड होंगे, रंग हरा होगा, पत्तों के बीच छिपे रहेंगे, पौधा नहीं चाहता आप उन्हें देखें। और जैसे ही सीड तैयार होता है एकदम से रंग बदल के खुशबू, टेस्ट सब कुछ आ जाता है, तब तो बुलाया जाता है कि आकर खाओ। और मजे की बात है, आप में से बायोलॉजिस्ट ये बात जानते होंगे कि प्राइमेट्स, हम प्राइमेट्स हैं, मतलब एप फैमिली जो है, उनको कलर विजन मिला ही इसलिए
बहुत से मैमल्स में कलर विजन नहीं है, शेर चीतों में कलर विजन नहीं है, लेकिन हमारे पास है, इसलिए ताकि हम फ्रूट्स को देख सकें। वो स्वीट और अट्रैक्टिव हो जाते हैं ताकि हम फ्रूट्स खा सकें। लेकिन ये बताइए, अगर आपने फल खाया और फल के साथ सीड भी खा लिया तो फिर पौधे का नुकसान हो गया। इतनी मेहनत करी और उसके बाद आपने उसका बच्चा ही खा लिया। तो पौधे ने क्या इंतजाम कर रखा है कि वो उसका बच्चा बचा रहे। हाँ, तो सीड कोट जो है, सीड कोट बहुत हार्ड होता है, ताकि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में चला भी जाए तो एक तो खाया ही नहीं जाता, और दूसरे डाइजेशन में चला भी जाए समूचा तो एज सच बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है हार्ड कवरिंग के साथ, तो कैसी कंडीशंस में निकलता है? मतलब उसको जर्मिनेट करने के लिए कंडीशंस चाहिए ना, कैसी कंडीशंस? हाँ, सीमा शर्मा कह रही है कि फीकल मैटर में, मतलब इसमें गोबर में भी जो है सीड्स होते हैं, और गोबर मॉइस्ट होता है, मतलब मॉइस्चर भी होता है, फर्टिलाइजर भी होता है, और सीड भी होता है। तो सीड के लिए मैच्योर, मतलब वहां पे जर्मिनेट करने के लिए परफेक्ट कंडीशन है। तो मतलब एक तरह से पौधों ने इवोल्यूशन के जरिए, पौधों ने बर्ड्स और एनिमल्स के साथ एक इस तरह का अपना सिस्टम बना रखा है कि अगर वो खाएंगे भी तो भी वो निकलेगा ऐसी कंडीशंस में, रेडी टू जर्मिनेट, राइट। तो अब जो है सीड डिस्पर्सल के हम बहुत सारे एजेंट्स आपको दिखाने वाले हैं, बहुत सारे सीड्स, या तो पॉलन ट्यूब्स दिखाई गई हैं। हम आपको सीड डिस्पर्सल बहुत तरह का दिखाएंगे। हमारे पास सीड्स का एक पूरा कलेक्शन है जो हम आपको दिखाने वाले हैं, तो हम वैसे ही टैब पर दिखाएंगे। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती जाती हूँ, और आप बताइएगा कि उन सीड्स का डिस्पर्सल कैसे होता होगा। ये जो मेरे हाथ में है, ये कैसे डिस्पर्स होते होंगे? यहाँ देखिए, सीड तो असल में बीच में छोटा सा है, ये कैसे डिस्पर्स हो रहा होगा? ये तो बहुत ऑब्वियस है। कौन इसको फैलाता होगा? डिस्पर्सल थ्रू एयर। ये विंड डिस्पर्स है, इसमें इतना बड़ा विंग है, आपको दिख रहा है। तो फिर अब और दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक फली के अंदर से निकले थे, लेकिन ये भी मुझे हवा में उड़ते हुए भी मिले। ये बहुत लाइट वेट हैं, और इनके पास, इनको एक तरह से एक बिल्कुल हल्के से मेम्ब्रेन के अंदर सीड्स हैं, तो ये भी हवा से बड़े आराम से उड़ जाते हैं। अगर मैं इन पे फूंक मारूं तो उड़ जाएंगे। फिर उसके बाद ये देखिए, ये तो आप पहचान ही रहे होंगे, ये कैसे डिस्पर्स होते हैं? ये कैसे डिस्पर्स होते हैं? एनिमल फर पे चिपकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ कपड़ा है, कपड़े पे भी ये बुरी तरह चिपक रहे हैं। तो एनिमल फर पे, हमारे कपड़ों पे ये चिपकते हैं। तो ये इन पे कांटे लगे हो, और जिनसे हम लोग बचपन में शैतानियां भी करते थे। अब देखिए, मुझे यहाँ से निकालने में परेशानी हो रही है, इतनी बुरी तरह चिपक गए। तो ये जानवरों के शरीरों में चिपक के एनिमल फर पे ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास, ये आपका क्या ख्याल है, ये कैसे डिस्पर्स होता होगा? ये पूरा गुच्छे में होते हैं सीड्स, ये भी एक फली से निकलते हैं। तो ये कैसे डिस्पर्स होते होंगे? ये भी विंड डिस्पर्स है, पूरा गुच्छा उड़ जाता है हवा में। आप देख लीजिए, सीड कितना छोटा है, उसके आसपास कितने सारे बाल हैं, वो मजे से उड़ जाता है। तो ये तो खैर, ये अब विंड डिस्पर्सल का ये बहुत फेमिलियर एक उदाहरण है। इसको मतलब इधर कई हिस्सों में बंदर की रोटी बोला जाता है, बच्चे भी खाते हैं इसे, बच्चे भी खाते हैं, बंदर भी खाते हैं। सीड छोटा सा और चारों तरफ कितना बड़ा विंग। इसके कई 2-3 वर्जन हैं हमारे पास, इससे बड़ा भी है, बड़े विंग वाला, मतलब किसी और पौधे का, बट स्ट्रैटेजी बिल्कुल सेम है। देखिए, ये कहीं ज्यादा बड़ा है साइज में, लेकिन बड़ा सा विंग है, और वही स्ट्रैटेजी। और ये इन सीड्स को हमने वो थोड़ा सा वो डाल के रखना पड़ता है, नैप्थलीन बॉल, ताकि ये सड़े नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सीड है, मतलब ये कनक चंपा के पेड़ पे होता है। मैं उस पेड़ की आपको पत्ते दिखाऊंगी, यहाँ दिल्ली में तो काफी है। इन सीड्स को हेलीकॉप्टर सीड्स कहा जाता है। इनको उछालें हवा में तो ये हेलीकॉप्टर की तरह गोल 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 घूमते हुए आते हैं।
अभी कैमरे पे दिखेगा नहीं, मैं मतलब कोशिश करूं तो भी नहीं दिखेगा ना, ये नहीं दिख पाता है। एक बार मैं उछालती हूँ, देखूं ना, इतने छोटे से डिस्टेंस पे नहीं, इसको थोड़े बड़ा डिस्टेंस चाहिए, लेकिन ये खूब आराम से व्हर्ल करते हुए आते हैं नीचे। तो बच्चों को इनमें बहुत मजा आता है। बच्चे तो हमसे, ये भी हेलीकॉप्टर सीट्स का ये पिछले 2-3 सालों का कलेक्शन है, लेकिन ये सब टूट रहे हैं। तो बच्चे तो हमसे मिन्नतें करते हैं, एक दे दीजिए घर ले जाने के लिए घर पे दिखाएंगे, तो हम उन्हें दे भी देते हैं। पर ये मतलब कई पेड़ ऐसे ये सीट भी बनाते हैं, हेलीकॉप्टर सीट्स। मतलब हेलीकॉप्टर सीट तो इनफॉर्मल नाम है। अच्छा, ये मेरे हाथ में फोन है, ये मैं बाद में दिखाती हूँ। अभी मैं आपको ये देखिए एक और सीड्स, ये तो आप सबने देखा ही होगा, जो ये काफी कॉमन है, चिपकने वाला। और इसके कांटे तो इतने बुरी तरह चिपकते हैं कपड़ों पे। ये मैं आपको इसको जरा सा इस पे कपड़े पे ही रगड़ के दिखाती हूँ। वो खाली छूट ही नहीं जाते, चिपक जाते, मतलब इतनी बुरी तरह चिपक जाते हैं और चुभते हैं। अगर हमें चिपक जाए तो चुभते हैं। तो ये भी फर से चिपकने वाला एक और सीड। तो बहुत कॉमन झाड़ी, कम से कम ये दिल्ली में तो बहुत ही कॉमन है। फिर इसको दिखाती हूँ। फिर अब ये आप में से कुछ लोग जरूर ही पहचानेंगे इसको, या सभी पहचान जाएंगे। तो ये क्या है? हाँ, सीमा शर्मा कह रही है कि पाइन्स के विंग सीड्स होते हैं वो। हाँ, हमारे पास भी है, बल्कि हमारे खैर अब तो 2 साल पुराने हैं तो टूटने लग गए। पर उन पाइन्स के भी विंग सीड्स होते हैं। ये क्या है? कॉटन। तो ये आम रुई है, ये उसका पॉड है, जो इसके अंदर सीड भरे होते हैं, बिनौले, जो आपको पता है जानवरों को भी खिलाए जाते हैं। पर ये भी जो है छिटक के हवा में उड़ के जाते हैं। ये भी हम उत्तराखंड से लाए थे, मुझे इसका नाम नहीं पता है, पर यहाँ पे भी जो है ये फूट के इसमें से सीड निकल के गिर गए हैं। तो ये है। फिर इसके बाद मतलब वो जो मैं आपको कनक चंपा का हेलीकॉप्टर सीड दिखा रही थी, उसका पॉड दिखाती हूँ। उसके पॉड्स ऐसे होते हैं, इनमें सीड्स जो है ऐसे लाइन से अंदर लगे होते हैं। अभी तो सारे गिरे हुए हैं, एक आध कोई लगा हुआ मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन इनसे नीचे सारे सीड्स टपक जाते हैं। और इनको घूमने का क्या फायदा होता है? सीड की ऐसी टेंडेंसी हो या उसका ऐसा स्ट्रक्चर हो कि वो गोल गोल घूमे, इससे क्या फायदा है? क्या ख्याल है आपका? गोल गोल घूमने से सीड के क्या फायदा है? हाँ, निशा ठाकुर ने कहा कि वो लंबे डिस्टेंस तक, हाँ, वो ज्यादा दूर तक जाते हैं। वो मतलब हवा के साथ वो गोल गोल घूमते हैं, तो हेलीकॉप्टर की तरह ही हवा का करंट उनको पकड़ लेता है और फिर वो उससे काफी दूर जा सकते हैं ओरिजिनल पेरेंट ट्री से। और ये हैं तरह तरह की फलियां, बीन्स। ये सीड कैसे डिस्पर्स होते हैं? फलियां कैसे डिस्पर्स होती हैं? फलियां तो हम लोग खाते भी हैं, पर हमारे आसपास फलियों के ढेर हैं। ये कैसे अच्छा, सरोज कुमारी कह रही है बर्ड्स के जरिए, लेकिन बर्ड्स तो इनको बाद में ले जाएंगी। पहले ये कैसे कैसे इसके अंदर का सीड, ये इस फली को देखें आप, तो आपको दिख रहा है ना कि ये कैसे डिस्पर्स हो रहा है, कैसे डिस्पर्स हुआ इसका सीड। हाँ, ये ना बर्स्ट करते हैं, इनके किनारे पे, यहाँ एज जो है वहां पे, ये मतलब जैसे जो जोड़ होता है वो कच्चा जोड़ होता है, तो वो अपनी सीड्स पे, अपने जोड़ों पे बर्स्ट कर जाते हैं और सीड्स को पटाख से एक्सप्लोजन के साथ वो बिखरा देते हैं। और इनमें से कई तो कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो ट्विस्ट करते हैं। एक हमारे पास है जो खूब अच्छा सा ट्विस्टेड सीड है, ये हम साउथ से लाए थे। ये देखिए, ये कितना ज्यादा फलियां ट्विस्ट की हुई हैं और इनका सीड अंदर का रेड कलर का कितना ज्यादा खूबसूरत है। मुझे शक है कि ये रत्ती है, पर मुझे बहुत पक्का नहीं है,
ये रत्ती सीड जिससे पहले सोना चांदी तोले जाते थे, ये वही सीड है, पर इसकी ये फलियां देखिए कि कितनी ज्यादा। हाँ, तो सरोज कुमारी कह रहे हैं ये रत्ती ही है। एबरस, एबरस इसका फॉर्मल नेम है क्या? फिर अब जो है ये आप में से कई लोग, अच्छा, impatient balsam is an excellent example of explosion here around your school. अच्छा अच्छा, नाइस। हाँ, मेरे पास नहीं है। ये तो आप पहचानते होंगे शायद, ये सेमल की रुई है, सिल्क कॉटन को बोला जाता है, इतनी नरम होती है। तो ये भी पॉड्स से फूट फूट के निकलती है, और इनके इसके लोग बच्चों के इन्फेंट्स के तकिए बनाते हैं। तो और मतलब पेड़ से काफी दूर पे रुई जो है फूटी हुई पड़ी हुई मिलती है। सरोज कुमारी इसके फॉर्मल नाम दे रही हैं। थैंक यू सरोज, मुझे नहीं पता है, मतलब मुझे सबके या तो कॉमन नाम पता है, मैं बॉटनिस्ट नहीं हूँ। तो अच्छा, मैंने जैसे मैं कह रही थी कोन्स हम दिखाएंगे, तो पाइन जो है, पाइन में फूल नहीं होते लेकिन सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं, मेल और फीमेल कोन्स। तो ये जो हिमाचल में बहुत ही कॉमन है, फीमेल कोन का उदाहरण। तो फीमेल कोन खुल के इसमें यहाँ पे जो ये स्पेसेस होती हैं, इसमें से सीड अपने विंग के साथ उड़ जाता है। इसका विंग, इसका सीड भी अभी हम दिखाएंगे। आप में से कई लोग तो फेमिलियर होंगे, कई लोग खाते भी हैं। चिलगोजा भी उसका एक उदाहरण है, पर बहुत सारे छोटे पाइन सीड्स भी होते हैं। तो ये फीमेल कोन है, और हमारे पास एक मेल कोन भी है, वो भी मैं अभी दिखाऊंगी। लेकिन ये देखिए, एक हमें, हाँ, ये पाइन सीड्स, ये कुछ 1-2 साल पुराने हैं, तो ये बुरी तरह टूट गए हैं, मतलब इनके ना पंख टूट गए हैं। लेकिन ये जो है पाइन सीड्स हैं। तो मतलब विंग्ड, ये भी विंग्ड होते हैं, और ये भी हेलीकॉप्टर की तरह घूमते हुए ही नीचे आते हैं। तो ये पाइन सीड्स हैं। और पाइन कोन का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण हमारे पास, बहुत तरह के पाइन्स होते हैं, तो एक उदाहरण ये हमें किसी मित्र ने ही दिया था, तो कहीं पहाड़ों से ही थे, मुझे याद नहीं कहाँ थे। तो ये देखिए, ये पूरा कोन ऐसे बड़ा जैसा था। अब यहाँ देखिए सीड्स किस तरह से लगे हुए हैं लाइन में, ये सीड्स सारे लगे हुए, एक एक सीड है, और हर सीड का काफी बड़ा, हर सीड के पास काफी बड़ा विंग है। ये देखिए इतना बड़ा विंग है। तो पर मैंने इसको उड़ाने की कोशिश करी, तो ये उड़ा नहीं वैसे, ये मेरे को लगता है बस खाली हवा के साथ ड्रिफ्ट करता हुआ आएगा। तो ये आपको देवदार या टीका लग रहा है? पीसिया, ये देवदार का कौन है, मुझे पक्का तो नहीं है। तो अगर आपको पक्का है तो मैं फिर सीमा कह रही है कि वी डोंट लीव इवन दीस सीड्स टू ईट। अच्छा, ये देवदार ही है। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस, वाह क्या बात है। तो मेरे पास कहीं पे, हाँ ये देखिए, तो एक तो देखिए मोरपंखी भी एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट है जो कोन बनाता है। तो इसके कोन देखिए छोटे 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 साइज के ये कोन बनाता है। और एक ये हमारे पास मेल कोन है। तो मेल कोन नॉर्मली छोटा है और गठा हुआ होता है, क्योंकि उसको खाली पॉलन प्रोड्यूस करना है। लेकिन फीमेल कोन ज्यादा बड़े और खुले होते हैं, जिनसे कि इनका काम खाली पॉलन निकालना है, इनका काम सीड प्रोडक्शन है। तो ये हैं। बाकी आप में से जो लोग ओक ट्री से परिचित हैं, तो वो ओक की नट्स को जरूर ही जानते होंगे। साइप्रस थुजा, हाँ करेक्ट। ये ओक ट्री की नट्स हैं। इनका डिस्पर्सल का मीडियम क्या है, कोई बताएंगे? सरोज मैम की बहुत अच्छी नॉलेज है यहाँ पर। हाँ, सीमा कह रही है अच्छा कलेक्शन है हमारे पास, ये हमने धीरे धीरे 1-2 साल में बनाया। लोग भी देते हैं, अगर आप भी हमें अच्छे बीज भेजेंगे तो हम आपके बड़े शुक्रगुजार होंगे। तो दोस्तों, ये जो पाइन नट्स हैं, इनका डिस्पर्सल कैसे होता होगा बताइए?
बान सीड, हाँ हाँ, ओक जो है बान, बान ओक को ही हिमाचल में बान बोलते हैं। तो इसका डिस्पर्सल कैसे होता होगा आपको? बान की तो ये नट्स होती है ना, इनका डिस्पर्सल कैसे है, कोई बताएंगे? सारे बताइए वहां से। बान सीड का डिस्पर्सल कोई बताए? तो दोस्तों एक्चुअली हाँ एनिमल से है, लेकिन एनिमल से मैकेनिज्म अलग है। मैकेनिज्म इस तरह से है कि ये गिलहरियां या दूसरे छोटे मैमल्स इनको उठा उठा के नट्स को ले जाते हैं और सर्दियों के लिए जमा कर लेते हैं और जमीन में गाड़ देते हैं। तो कुछ तो वो खा लेते हैं, वो बहुत जगह गाड़ते हैं, तो कुछ खा लेते हैं, जो बच जाते हैं वो स्प्राउट हो जाते हैं। तो ये एक अलग स्ट्रेटेजी है सीड डिस्पर्सल की, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है बैम्बू। बैम्बू मतलब बांस जो है, बांस का जंगल, बांस के तो जंगल के जंगल होते हैं, तो बांस का जंगल मतलब अलग अलग बांसों का अलग अलग होता है, लेकिन बांस के ऐसे जंगल भी होते हैं जो 50-60 साल या 40 साल या 100 साल में एक बार फ्लावर करेंगे, सीड प्रोड्यूस करेंगे, और ढेरों ढेरों से टनों के हिसाब से सीड प्रोड्यूस होता है, जिसको कि बैम्बू राइस बोला जाता है। कई जगह जहाँ बैम्बू के घने जंगल होते हैं लोग उसको खाते भी हैं, बिकता भी है, लेकिन वो इतना ज्यादा क्वांटिटी में पैदा किया जाता है कि उस समय वहां पे चूहों की और मैमल्स की बाढ़ आ जाती है। मतलब बहुत वो लोग ब्रीड करते हैं, लेकिन कितना भी खाएं बहुत सारा बच जाता है। तो उससे जो है बांस का, बैम्बू का नया जंगल पैदा होता है। ये क्या नाम उसके बाद मतलब पुराना जंगल मर जाता है। मतलब बैम्बू जब मरने, मतलब पूरा जंगल मर के मरते वक्त नई नई पैदावार पैदा करके, नए सीड्स पैदा करके और फिर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये जो है हमारे पास कुछ दूसरे पेड़ों के मतलब पाइन्स के ये कोन जैसे स्ट्रक्चर भी पड़े हुए हैं, जिनको मैं बहुत अच्छे से नहीं पहचानती हूँ, पर ये मतलब कोन जैसे स्ट्रक्चर भी इनमें भी बन रहे हैं, क्योंकि ये भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है। ठीक है, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण ऑफ कोर्स फर्न है। तो फर्न के पत्ते आपके यहाँ हिमाचल में तो फर्न कई इलाकों में बहुत ढेर होती है, लेकिन फर्न का मेरे पास ताजा पत्ता भी है और सूखा पत्ता भी है। तो फर्न्स भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिनके पत्तों में पीछे पीछे छोटे छोटे दानों में स्पोर्स भरे होते हैं। एक मैं फ्रेश भी लाई हूँ, ये वैसे दिल्ली में आमतौर पे नहीं होता है, लेकिन मेरे पास एक पौधा है। तो अगर आप देखिए इसके पत्तों में आपको नीचे ये जो छोटे छोटे वो दिख रहे हैं, ये इसका फ्रंट है लीव्स का, और ये बैक है। तो बैक पे स्पष्ट जो छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, वहां पर वो वहां से स्पोर फॉर्मेशन होती है, और ये स्पोर फैला के ये अपना प्रोपोगेशन करते हैं। मतलब वो स्पोर जो है वो बीज का काम करता है। पर आप देख रहे हैं इसी पत्ती पे आगे स्पोर फॉर्मेशन है, पीछे नहीं है। मतलब अब इसमें आगे और ज्यादा होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता, पर इस पत्ती के कुछ हिस्से पे स्पोर्स हैं और कुछ पे नहीं है। मैं एक बार देख लेती हूँ कि कुछ और इस कलेक्शन में दिखाने के लिए है क्या, नहीं तो हम एक दो चीजें और हैं डिस्कस करने के लिए, वो करेंगे। ये तो मैं दिखा चुकी, ये भी दिखाई चुकी। ये भी दिखा चुकी। ये हेलीकॉप्टर सीड्स की दूसरी वैरायटीज हैं। इसमें से तो मतलब ये वाला जो है सिकामोर कहलाता है, जिसमें दो बीज एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों बीज अलग अलग होके उड़ते हैं। जब ये उड़ते हैं तो ये एक सिंगल में उड़ते हैं। ये हम यूरोप से लाए थे। तो जैसे जब डबल को उड़ाएं तो डबल नहीं उड़ता है, डबल गोल 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 नहीं घूमता है, सिंगल ही गोल गोल घूमता है। तो ये वो वाले बीज हैं। पर आप देख रहे हैं कि इनके सबके पंख टूट रहे हैं। और वहां तो मतलब वहां हम एक नेशनल पार्क में गए थे, वहां बहुत
सीरियसली प्रोहिबिटेड होता है कि आप बीज भी नहीं ले जा सकते। मैं तो थोड़े से उठा लें, पर वैसे वहाँ अलाउड नहीं होता है। ये मेरे ख्याल में छोटे कोन्स हैं कोई से। ये भी कोन्स हैं, ये तो खैर उसी के हैं, थुजा के, यानी कि मोरपंखी के। इनमें से बीज निकल चुके हैं। तो हाँ, ये अब आप इसको पहचानते ही होंगे। ये देखने में नारियल सा दिख रहा है, लेकिन ये नारियल नहीं है। ये क्या है, क्या हो सकता है? कोई जना अंदाजा लगाएगा? ये क्या है? सरोज मैम, ये असल में सुपारी का वो है, फ्रूट है। और आप देख सकते हैं, मतलब वही बिल्कुल नारियल सा है, लेकिन मतलब कितना ज्यादा फाइब्रस है। ये उसका खुला हुआ हिस्सा है जिसमें से ये बाहर पूरा फाइब्रस हिस्सा नजर आ रहा है, अंदर से सुपारी निकल गई है। तो इसका डिस्पर्सल कैसे होता होगा, आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। इसकी शक्ल देख के ही पता लगता है कैसे डिस्पर्सल हो रहा होगा। कैसे होता है? बाय वाटर। ये क्योंकि पानी के किनारे उगने वाले हैं। ये देखिए, ये पूरा फुल वो है, फुल फ्रूट है। तो ये तो मुझे खुद भी नहीं मालूम ये कैसे डिस्पर्स होता है। मतलब ये कहीं खाद के पेड़ में मैंने ले लिया, पर मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ कि डिस्पर्सल कैसा है। ये चिपकता भी नहीं है तो एनिमल फर पे, तो पता नहीं कैसे डिस्पर्स होता है ये। अब ये सब कुछ एक मेरे पास मिस्ट्रीज हैं, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता। आप में से किसी को पता है तो बता सकते हैं। ये तो खैर बहुत क्लियरली कांटों वाले ही हैं, चिपकने वाले। पर जरा इनके कांटे देखिए, ये धतूरा है। कितने भयंकर कांटे इसके। और तो उचित ये तो खैर इस तरह के तो बहुत कॉमनली हम लोग को मिलते रहते हैं, जगह जगह उड़ते हुए। मतलब विंग्ड सीड्स इतने कॉमन हैं, पर पेड़ को इसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। आप ये देखिए ना, सीड के पास न्यूट्रिशन कुछ नहीं, इतना छोटा सीड है, उसमें न्यूट्रिशन स्टोर करने की क्षमता ही नहीं है। तो वो एक तरह से उसको डिस्पर्स करने के लिए पेड़ ने उसकी एक प्राइस पे करी है। ये तो खैर फूटने वाली पॉड्स हैं। तो हो गया, सीड कलेक्शन हो गया। अब ये दिखाने का काम तो ओवर हो गया। अब हमारे पास कुछ एक चीजें थोड़ी बहुत बची हैं डिस्कस करने के लिए, या इस पे दिखाने के लिए। इन सब के वीडियोस हैं। ये सिकामोर सीड मैंने आपको दिखाया था। ये हेलीकॉप्टर सीड के गोल गोल घूमने का यूट्यूब वीडियोस हैं, पर असल में इनको खुद उड़ा के घुमा, ये स्लो मोशन पे है, पर खुद उड़ा के घुमाना बहुत इंटरेस्टिंग होता है अगर आप करके देखें तो। यहाँ पे भी एक मेपल का एक seed. And then it'll start spinning in the direction of the rigid spine. And the faster the seed spins, the longer it'll stay in the air. And the longer it stays in the air, the better chance it has of getting blown away. So while apples don't, and then it'll start. हम लोगों ने बहुत कोशिश करी। ये है कनक चंपा का पेड़, जिसके बड़े बड़े पत्ते हैं, और पॉड में आपको दिखा रही थी। इसके सीड्स हैं जो हेलीकॉप्टर सीड्स की तरह गिरते हैं, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई इस ऐसे सीजन में। तो अभी मैं ये देखिए, वो जो हाथ लगाते ही बर्स्ट करता है, मुझे इसका नाम नहीं पता। ये देखिए मेल कोन्स और फीमेल कोन पाइन के।
मेल कोन्स छोटे और कितने सारे, बहुत सारे कोन्स एक साथ उगे हुए हैं। ये पाइन सीड्स, विंग्ड सीड्स। फिर इसके बाद तो फिर हम इस पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं। लेकिन इसके पहले मुझे एक चीज और दिखानी थी। नहीं, वो मुझे अभी मिल नहीं रही है। तो मैं क्विकली फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा देती हूँ, बहुत थोड़ा सा टाइम है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक्चुअली एग्जांपल्स हम सबने अपने आसपास काफी देखे ही हुए हैं कि ऐसे या तो मतलब पौधे के किसी पार्ट से ही जो है नया प्लांट निकल सकता है, जैसे कि पत्ते से ही, पत्ते को ही आप अगर पत्ते का एक छोटा हिस्सा भी गिर जाए तो उससे नया प्लांट निकल आता है। तो ये चॉइस भी प्लांट्स लेते हैं। और फिर ये जैसे एक बल्ब के साथ अटैच्ड बल्ब्स जो ग्रो करते हैं, वो ये सेपरेटेड बल्ब्स, जैसा कि हम लेसन में या कई सारे दूसरे बल्ब्स में देखते हैं, वो है। फिर ऑफ कोर्स हम जिसको खूब खाते हैं अंडरग्राउंड्स में, स्टेम का एक पोर्शन अगर आप अगर दबा दें, उसकी जो बड्स हैं, ईच बड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, तो वो है। फिर उसके बाद जैसे जिसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, रनर्स या राइजोम्स। तो अब जैसे रनर्स में, घास में रनर तो हम लोग, हाँ यहाँ पे सरोई मैम भी, परवीन कुमार भी उदाहरण दे रहे हैं जिंजर का, जेट्रोफा का, ब्रायोफाइलम का। यहाँ रनर जो है सरफेस के ऊपर भी दिख रहा है कि एक पेरेंट प्लांट है और उस पेरेंट प्लांट से ही निकलकर एक रनर जाता है जो सरफेस के ऊपर जाके दूसरे प्लांट को, नई जड़ और नए प्लांट को वो देता है, बर्थ देता है। यहाँ पे मतलब एक ही रनर दिखाया गया है जिससे कई सारे प्लांट्स निकले हुए हैं। और फिर उसके बाद ये तो इंसान करते हैं कटिंग के जरिए, जहाँ पे बड्स ग्रो कर जाती हैं नए प्लांट में। तो मतलब कट करके उसको प्लांट कर देना और उससे बड से नया ग्रो करना। या फिर मतलब लेयरिंग या ग्राफ्टिंग, इसमें पौधा अगर खुद करेगा तो पौधे को तो उस स्टेम को जमीन तक पहुंचाना पड़ेगा, तब उसमें से जड़ें निकलेंगी और नया पौधा निकलेगा। पर इंसान तो जड़ें कहीं पे भी पैदा कर देते हैं। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कैसे एक कट लगा के और ऊपर के सेक्शन को उसके अंदर दबा के और बांध दिया जाता है, ग्राफ्टिंग कर दी जाती है और वहां पे जड़ें पैदा हो जाती हैं, मतलब नई जड़ें पैदा हो जाती है, जिससे एक पौधे की कटिंग दूसरे पे लग जाती है।